प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अध्याय 3 वैद्युत रसायन के प्रकरण 4 यानी वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व का अध्यापन करेंगे। और आप लोग इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने इस पाठ के परिचय इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि चालकता क्या होती है, चालक पदार्थ क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। पुनः आपके संज्ञान में लाने के लिए एक बार पुनः रिपीट कर दें कि किसी भी पदार्थ को जो स्वयं से होकर विद्युत धारा को होकर जाने देता है या प्रवाहित करता है उसे हम चालक कहते हैं। जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता उसे अचालक, और जिससे अल्प विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों में यहाँ पर चालक का विशेष अध्ययन करेंगे और चालकता के प्रकार पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे कि चालकता 2 प्रकार की होती है। अभी तक हम समझते हैं कि बस किसी धातु से किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऐसा नहीं है। चालकता 2 प्रकार की होती है। पहली चालकता है धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकता, क्योंकि यह चालकता इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होती है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहते हैं। और इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। कोई भी पदार्थ, जैसे लकड़ी मेरे पास है, अगर ये धातु की एक स्टिक हो और इसके एक परमाणु को हम इस उंगली के द्वारा समझा दें, इस तार का, धातु के तार का एक परमाणु, इससे जैसे इलेक्ट्रॉन बगल वाले परमाणु से आएगा या उच्च भार से आएगा किसी भी क्षेत्र से, जैसे हम विद्युत उत्पादन करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, जैसे इसमें पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेते ही दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से त्याग देगा। तो इस परमाणु में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमारे जितने भी तार हैं चालक, उनमें तो इनमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। और तीसरी बात है कि इसमें द्रव्य का स्थानांतरण भी नहीं होता। परमाणु अपने स्थान पर है, ये कहीं नहीं जाएगा इधर उधर, यहीं से अपनी चालकता को, इलेक्ट्रॉनों को लेते ही क्या कर देगा, पास कर देगा, आगे पहुंचा देगा, अर्थात चालकता प्रदर्शित करेगा, अपने से इलेक्ट्रॉन को होकर जाने देगा। तो ये थी धात्विक चालकता, क्योंकि ये धातु के द्वारा और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक चालकता भी कहते हैं। दूसरी जो विशेष चालकता है वह है विद्युत अपघटनी चालकता, इसे आयनिक चालकता भी हम कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम जल में घोलते हैं और तो क्या हो जाए, तुरंत आयनों में टूट जाते हैं। जैसे नमक, NaCl को जैसे हम पानी में घोलेंगे, जल में घोलेंगे तो वह Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। और विद्युत धारा इसमें अगर हम बहा देंगे, इस विलयन में विद्युत धारा जोड़ देंगे तो इसका आयनन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी चालकता को वैद्युत अपघट्य, ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर और उन पर विद्युत धारा प्राप्त करने वाले आयनों में टूट जाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और इसी के कारण इसे वैद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। और क्योंकि इसके अपघटन से आयन बनते हैं और आयन विद्युत धारा के संचलन गति करके करते हैं, इसलिए इसे हम आयनिक चालकता भी कहते हैं। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, चालकता इलेक्ट्रॉनों की गति, मेन तो इलेक्ट्रॉन ही है लेकिन आयनों के रूप में होती है। आयनों की गति के कारण यहाँ चालकता होती है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, और ये गति करते हैं विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर। इलेक्ट्रॉन की कमी वाला इलेक्ट्रॉन लेने के लिए और इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले इलेक्ट्रॉन देने के लिए गति करते हैं विलयन में। और इसमें रासायनिक क्रिया द्वारा अपघटन होता है, यानी जैसे जिंक है या कॉपर का हम शुद्धिकरण करते हैं तो कॉपर जब उसे इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है तो कॉपर का इलेक्ट्रोड जो अशुद्ध है वो क्या करेगा, इसे हम एनोड भी बनाते हैं इसका, तो क्या करेगा, एक कॉपर आयन तोड़ेगा और 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा बाह्य पट्टी में। क्योंकि विद्युत अपघटन बाह्य स्रोत के द्वारा किया जाता है, आपने वैद्युत अपघटन और वैद्युत रासायनिक सेल में अच्छी तरह पढ़ा है। और जैसे इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो Cu डबल पॉजिटिव आयन विलयन में त्याग देगा वैद्युत अपघटन में। अब बैटरी क्या करेगी, उन इलेक्ट्रॉनों को आगे जाकर के कैथोड को देगी, और कैथोड पर क्योंकि एक ही पात्र में विलयन है तो एक ही पात्र में वही पॉजिटिव आयन फिर भाग करके कहां जाते हैं,
कैथोड की ओर, और वो क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन देंगे और वहाँ कॉपर जुड़ जाएगा। तो विलयन में सांद्रता बराबर होती है, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट कर वहाँ गए, लेकिन ये जो एनोड पर गंदगी थी वो नीचे छूट जाती है और शुद्ध कॉपर का आयन गति करते हुए इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आगे पहुंच जाता है, दूसरे वाले यानी एनोड पर, कैथोड पर चिपक जाता है और शुद्ध हो जाता है। तो ये था वैद्युत अपठनी चालकता और यह आयनिक चालकता। इसमें आयनों के रूप में द्रव्य का स्थानांतरण होता है। आपने देखा कि कॉपर हमने कहा एनोड से होकर के, एनोड से निकल करके कैथोड पर जुड़ जाते हैं। तो धातु का या पदार्थ का स्थानांतरण यानी द्रव्य का स्थानांतरण भी होता है। तो ये थी चालकता। अब हम वैद्युत अपनी चालकता को पढ़ने से पहले एक बार सामान्य चालकत्व, चालकता को समझेंगे, और चालकत्व, चालक को समझने के लिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता को समझना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, यही केमिस्ट्री की प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि एक टॉपिक को समझने के लिए हमें पूर्व ज्ञान के 4-5 टॉपिक आने चाहिए। कभी कभी 10 टॉपिकों की जरूरत पड़ जाती है, बेसिक नॉलेज। तो अगर आप बेसिक नॉलेज रखते हैं तो केमिस्ट्री वेरी इजी है। और यहाँ पर आपको साथ में बताया जा रहा है क्या क्या बेसिक नॉलेज चाहिए आयनिक विलयनों का चालकता पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हमें प्रतिरोध समझना होगा, फिर प्रतिरोधकता, फिर चालकत्व और चालकता, तब हम प्रतिरोध को समझ सकते हैं और चालकता को समझ सकते हैं वैद्युत विलयनों की। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकत्व, चालकता को समझने के लिए हम एक दृष्टांत लेते हैं और उसके अनुसार ही इनको आसानी से समझते हैं। माना हम गति कर रहे हैं विभिन्न रास्तों पर, आप कई रास्तों पर गए होंगे। एक आप कभी कभी दलदल में चले होंगे, रेत में चले होंगे, सीमेंटेड रास्ते पे चले होंगे और बिल्कुल चिकनी फर्श पर चले होंगे, जहाँ पर आप एक स्लिप टाइप का गेम भी खेलते थे बचपन में, स्लिप होते थे अपने शूज से करके। तो ये 4 रास्ते हमारे पास है। पहला वाला है दलदल, दूसरा है रेत, तीसरा रास्ता, तीसरा है सीमेंट का रास्ता और चौथा है हमारे पास बिल्कुल चिकना फर्श। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हम चलेंगे तो हमारे चलने की गति को कहेंगे चालकत्व। इसी प्रकार किसी पदार्थ से, चालक पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट को या विद्युत धारा की गति को हम क्या कहेंगे, चालकत्व कहेंगे। और जब वह पदार्थ 1 मीटर लंबा हो और उसके अनुप्रस्थ काल का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो तब उसे विशिष्ट चालकत्व या चालकता कह देते हैं। अब इसको समझने के लिए चलना है, लेकिन इसका विरोध कर रहा है रास्ता, पदार्थ जिससे होकर जाना है। ये मेटल जिससे बना, अगर अलग अलग पदार्थ हैं तो कैसे चालकता को प्रभावित करते हैं, उसे कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध एक बाधा है चालकता के मार्ग में। तो जब हम दलदल के रास्ते में जाते हैं तो हमारा पैर वहीं डूब जाता है, चिपक जाता है दलदल में और बड़ी आसानी से हम उसे निकाल पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं, यानी हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे आजकल बरसात में आपके गांव में खेत में जो धान की रोपाई होती है, उसके लिए जो खेत तैयार किया जाता है पानी डालकर, उसमें हल चलाकर बिल्कुल दलदल बनाया जाता है, उसमें आप बड़े आराम से चल पाते हैं। आप भागने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं भाग पाते। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाधा है, यानी प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है वो चालकता कम दिखाएंगे। दूसरी बात हमने कहा कि रेत में आप चलते हैं जैसे तो आपके पैर भी धंस आते, लेकिन दलदल से कम। तो थोड़ा दलदल से ज़्यादा स्पीड से आप चल पाते हैं, लेकिन सामान्य गति से भी कम चल पाते हैं। यहाँ पर बाधा रेत है तो ये प्रतिरोध कहला गया यहाँ पर रेत। तीसरा सीमेंट का रास्ता, इसमें बाधा बहुत कम होती है, सामान्य रूप से आप जा सकते हैं। हमारे आवागमन के जो मार्ग होते हैं सीमेंट के होते हैं ताकि हम आसानी से जा सकें, कम से कम घर्षण होता है और यहाँ पर घर्षण के बदले हम प्रतिरोध का प्रयोग करेंगे तो प्रतिरोध यानी बाधा कम होती है। और चौथी जो बात है, बिल्कुल चिकना जो फर्श है, कई बार हम उस पर स्लिप भी हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। जैसे टाइल लगे हुए फर्श में यदि हम पानी हो कहीं पर और हमारे चप्पल मुलायम हो, घिसे हुए हो, या हम नग्न पैरों से अगर उसमें चल रहे हैं तो कई बार स्लिप हो जाते हैं क्योंकि घर्षण बहुत कम होता है वहाँ पे। तो ये थी बाधा जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध क्या है, चालकता के मार्ग में उस चालक पदार्थ के द्वारा लगाई गई बाधा। अतः परिभाषा आप देखेंगे, प्रतिरोध किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह में और उसके मार्ग में प्रवाह में चालक के पदार्थ द्वारा डाली गई बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। यह परिभाषा याद रखेंगे। फिर प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, जैसे अलग अलग रास्ते हैं। प्रतिरोध
चालक की लंबाई, कितना लंबा चालक है और उस चालकता के अनुक्रमानुपाती होता है। चालकता लंबा होगा तो ज्यादा चालकता होगी, कम होगा तो कम होगी। वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी ए के प्रतिलोमानुपाती होता है। ज्यादा चौड़ा या ज्यादा मोटा तार होगा तो थोड़ा इजीली चलेंगे, प्रतिरोध घर्षण ज्यादा हो जाएगा, प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। तो काट के प्रतिलोमानुपाती होता है। गणितीय रूप में लेंगे इसे हम आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। एल दूरी है, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तार का या चालक का, या कुछ देर तक क्या होता है घटती बढ़ती रहती है, लेकिन कुछ देर बाद फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तब हम कहेंगे आर बराबर रो एल अपॉन ए, यानी एल अपॉन ए के अनुक्रमानुपाती और प्रतिलोमानुपाती होता है। इस स्थिरांक को हम आर एच और रो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसका साइन है, और इसे यहां पर हम प्रतिरोधकता कह देते हैं। अतः अभी आपको अलग से परिभाषा बताई जाएगी, प्रतिरोधकता कहते हैं। और प्रतिरोध की इकाई ओम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओम में से हम मापते हैं कि इतना ओम प्रतिरोध लगा। और अब हम बात करेंगे प्रतिरोधकता, ये भी एक प्रतिरोध ही है। प्रतिरोधकता एक प्रतिरोध है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसका वह प्रतिरोध है। कौन सा प्रतिरोध है? माना तार तो हमारा बहुत लंबा है, यहां से और सतपुली तक या यहां से कोटद्वार तक, लेकिन इसे कहेंगे हम प्रतिरोध। सतपुली से यहां आने में या कोटद्वार से आने में जिद्द बाधा आ रही है, लेकिन प्रतिरोधकता क्या होगी? उस तार की 1 मीटर लंबे और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती जो होगा उसे हम क्या कह देंगे? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो समझ में आ गया आपकी, ध्यान रखना आपने। तो प्रतिरोधक किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसका वह प्रतिरोध है जब वह 1 मीटर लंबा व उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। इसे गणित रूप में कैसे लिखेंगे? R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और जब हमने कहा ये प्रतिरोध क्या होगा? विशिष्ट होगा, इकाई होगी दोनों चीजें, तो 1 और 1, तो हमने यहाँ पे 1 1 मान रख दिया, तो 1 इससे गुणा और भाग करेंगे तो प्रतिरोधकता यानी रो पे कोई भी अंतर नहीं आएगा, तो यहाँ पर प्रतिरोध प्रतिरोधकता के बराबर होगा। यानी 1 मीटर लंबे तार और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार की जो चालकता होगी उसे, जो प्रतिरोध होगा उसे प्रतिरोधकता कह देंगे, फिक्स होगी वो, तो ये प्रतिरोधक होगी। अब हम चालकत्व की बात करेंगे। चालकत्व क्या होती? विद्युत धारा का प्रवाह की दर या क्षमता। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकत्व। प्रतिरोध विद्युत धारा को चलने से रोकता है, जबकि चालकता उसके विरोध में एक फोर्स लगा करके चलती है, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम। अतः किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह को, विद्युत धारा के प्रवाह को, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूरी परिभाषा आप बना देंगे, को उसका चालकत्व कहते हैं। गणित रूप में जी, इसका प्रतीक है चालकता का, चालकत्व का। जी इक्वल टू 1/r, यानी इसका प्रतिलोम है, उल्टा है। 1/r में हम किसी भी चीज को 1/5 में लिख सकते हैं। जैसे 5 तो 1/5 दिन लिखेंगे, लेकिन 1/5 भाग वही आ जाएगा, फिर 5 ही। सॉरी, ये अधिक अचर राशि है तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। या g बराबर 1/ρl/a। अब r का मान रख दिया हमने ρl/a, यहां से ρl/a। अब हम देखेंगे यहाँ पे, या g बराबर a, ये क्या होगा? 1 2 3 भिन्न हो गई, तो इसके अपॉन a के अपॉन 1 ले सकते हैं हम, या 1 के अपॉन फिर 1 ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? g बराबर a/ρl, विच इज इक्वल टू, जो कि बराबर होगा, ये तो है प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता व्युत्क्रम, जैसे चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोध, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व, ऐसे ही प्रतिरोधकता व्युत्क्रम चालकता हो जाएगा। तो ये प्रतिरोधकता ऊपर आ गई और चालकता का रूप इसने ले लिया। यानी प्रतिरोधकता रोक है 1 मीटर पे, विद्युत धारा पे रोक है, और के उस पे चालकता है। प्रतिरोधकता रोक रही है 1 मीटर लंबी और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र वाले चालक की। रो क्या है? अवरोध है, बाधा है, और के क्या है? उसकी विपरीत गति है विद्युत धारा की, तो इसके हम के कहेंगे L/A। तो ये था चालकत्व। अब चालकता इसका विपरीत, वो 1 मीटर वाला, जैसे प्रतिरोधकता विपरीत चालकता
पदार्थों द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को, पदार्थों द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को, किस क्षमता को, जब वह 1 मीटर लंबा व 1 मीटर स्क्वायर क्या हो, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो, उस चालकत्व को चालकता कह देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस सामान्य रूप से अभी तक आपने प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकत्व और चालकता पढ़ा। अब हमने यहाँ अभी तक आप इलेक्ट्रॉनिक और धात्विक पढ़ रहे थे, क्योंकि हमारा टॉपिक अब विद्युत अपवर्तनीय विलयनों की चालकता की ओर मुड़ रहा है, तो हम इसे विद्युत अपवर्तनीय विलयनों की चालकता को भी देखेंगे। तो किसी भी सांद्रता पर, यहां से हमारा टॉपिक मोड़ ले रहा है, टर्निंग पॉइंट आ रहा है विद्युत अपवर्तनीय विलयनों की चालकता की ओर। तो किसी भी सांद्रता पर विलयन की चालकता, अभी आपको बताया था शुरू में कि विद्युत अपवर्तनीय विलयनों की चालकता क्या होती है, आयनों के द्वारा गतिमान गति के कारण होती है विद्युत धारा का प्रवाह। तो किसी भी सांद्रता पर कितनी, 1 लीटर विलयन में कितने भी सांद्रता अगर विलय की हो, विद्युत अपघटन की हो, तो उस समय विलयन की चालकता उस विलयन की इकाई आयतन का चालकत्व होता है। यानी बहुत सारा विलयन है, लेकिन हम उसकी इकाई आयतन को ले लेंगे, चालकत्व को ले लेंगे, चालकता निकालनी हमने। चालकत्व है जिसे परस्पर इकाई दूरी पर स्थित, और जैसे परस्पर इकाई दूरी पर स्थित एवं इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले, आयतन वाले, क्षेत्रफल वाले 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य जिसे रखा गया हो। अर्थात विद्युत अपवर्तनीय विलयन हमने बहुत सारा ले लिया, टंकी में ले लिया, लेकिन हमने क्या करना है, इतना विलयन लेना है कि उसकी लंबाई 2 इलेक्ट्रोड ऐसे लेने हैं इस विलयन में कि 1 मीटर दूरी के बीच, प्लेटन इलेक्ट्रोड लेने 1 मीटर दूरी इसके बीच में विलयन हो, और इन इलेक्ट्रोडों का जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर हो। तो तब उसे क्या कहेंगे, विलयन का चालकता कह देंगे, उस चालकत्व को विलयन की चालकता कह देंगे। तो जी बराबर, अभी चालकत्व देख रहे हैं कि चालकता इंटू A/L, यहां से हमने ले लेना है। और जब एक दोनों इकाई है तो एक और एक भाग और गुणा करने से कोई अंतर नहीं आएगा, के आ जाएगा, और इसका मात्रक सीमेज प्रति मीटर है, किसका, चालकता का। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थी विद्युत अपवर्तनीय विलयनों की चालकता। ये चालकता के प्रकार हमने पढ़ लिए हैं शुरू में। अब हम बात करेंगे टॉपिक 4 का जो का खंड है, आयनिक विलयनों की चालकता। प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी आयनिक विलयन की चालकता के मापन के लिए, मापन हम सीधे सीधे नहीं कर सकते, चालकता की माप के लिए पहले हमें प्रतिरोध की माप करनी पड़ती है। किसकी माप करनी पड़ती है, प्रतिरोध की। जैसे हमें पहले प्रतिरोध पढ़ना पड़ा, हम पढ़ रहे थे चालकता, लेकिन हमें पढ़ना पड़ा प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, तब हम चालकता और चालकता पे पहुंच पाए। तो किस प्रकार से हम प्रतिरोध को नापते हैं, प्रतिरोध को नापने के लिए हमारे पास एक युक्ति होती है जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु भी इसे कहा जाता है। तो इसका चित्र आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। एक इस प्रकार की युक्ति होती है जिस पर 4 प्रतिरोध इस प्रकार से आपस में जुड़े होते हैं। आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीख लीजिएगा। इनके बीच एक समसूचक P होता है, और यहाँ पर एक ओसिलेटर लगा होता है जिसे हम O के द्वारा दिखाते हैं। अब ये है R1 प्रतिरोध 1, प्रतिरोध 2, प्रतिरोध 3, प्रतिरोध 4, और इनका फॉर्मूला होता है R1 R4 इक्वल टू R3 R2 या R2 R3, यानी ये दोनों प्रतिरोध और दोनों आमने सामने के प्रतिरोध जो समानांतर है वो बराबर होते हैं। अब हमने ये तो ज्ञात प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध यहां पर R2 की जगह हमने लगाना है
अपना विलयन, जिस विलयन का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के माध्यम से हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर दो समस्याएं आ गई। पहला समस्या ये हुई कि जैसे हम इसे डीसी यानी डायरेक्ट करंट से जोड़ेंगे इस सिस्टम को, व्हीटस्टोन ब्रिज को, तो विलयन का जो क्या था संगठन या द्रव्य का स्थानांतर हो जाएगा और उसका संगठन बदल जाएगा। तो हम क्या निकालना चाह रहे थे, क्या गड़बड़ हो गया। पहली समस्या आ गई कि डीसी के प्रयोग से विलयन का संगठन बदल जाता है, और दूसरी समस्या है कि विलयन को ब्रिज से जोड़ा नहीं जा सकता। कैसे जोड़ेंगे विलयन को, जैसे हम यहां पर लगाने जाएंगे विलयन नीचे गिर जाएगा। तो ये दो समस्याएं हैं, लेकिन आप समझते हैं कि समस्याएं तब पैदा होती हैं विद्यार्थियों, उससे पहले उसका समाधान उत्पन्न हो जाता है। तो इसका जो समाधान है वो समाधान एक है, डीसी की जगह हम एसी का प्रयोग करेंगे, अल्टरनेटिव करंट जो अप और फिर वापस आता है फिर जाता है, तो उसका संगठन बदलेगा नहीं। फिर जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा हिंदी में कहते हैं, और डायरेक्ट करंट को बोलते हैं दिष्ट धारा। तो प्रत्यावर्ती जो परिवर्तित होती रहती है जिसकी डायरेक्शन बार बार, तो प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करेंगे, एसी अल्टरनेटिव करंट, और डीसी बोलते हैं डायरेक्ट करंट का प्रयोग करेंगे तो संगठन नहीं बदलेगा, और चालकता सेल का प्रयोग करेंगे। इस विलयन को हम एक सेल में भर देंगे जो कि एक निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रोडों से जुड़ा हो, और यहाँ पर हम प्रतिरोध की जगह तो तार के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालकता के आसानी से यहाँ पर हम एक सेल को जोड़ देंगे जिसमें विलयन भरा हो। इस सेल को कहते हैं चालकता सेल। अब चालकता सेल की परिभाषा हम समझ रहे थे, उसको अलग से कलर में दे रखा है कि अलग से आपको आना चाहिए। विद्युत अपघट्य के विलयन का कॉलम, एक छोटा सा कॉलम बना रखा हमने धातु का, जिसमें हमने विद्युत अपघट्य भर रखा है, जिसमें प्लेटिनम ब्लैक से लेपित दो इलेक्ट्रोड होते हैं। दो इलेक्ट्रोड यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक पात्र है, कॉलम है, और ये आपस में एक निश्चित दूरी यानी L दूरी से, जिनके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A है तथा जो L दूरी से पृथक होते हैं, और इनका क्षेत्रफल A है विलयन का, और ये आपस में L दूरी पर से पृथक है। तो अब क्या होता है, चालकता सेल का R, हम चालकता सेल का प्रतिरोध निकालेंगे। ये सब फॉर्मूला याद रखना है, रो L अपॉन A, रो L अपॉन A याद रखेंगे हम। अब क्या होगा, R बराबर रो को हम नीचे ले आए तो कॉपा बन जाएगा यानी चालकता बन जाएगी, और ए के L अपॉन ए, जहां L अपॉन ए सेल स्थिरांक यानी जी स्टार है, और जी स्टार सेल स्थिरांक L अपॉन ए बराबर आर के, चालकता और प्रतिरोध का गुणांक होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस फॉर्मूले की सहायता से हम सेल का स्थिरांक, अतः इस सेल स्थिरांक को आप ऐसा समझें, सेल की भी कुछ चालकता को ग्रहण करने की क्षमता होती है। माना आप लड्डू बनाने के लिए हमने दुकान में लगा दी और आपको 1 किलो मटेरियल दे दिया लड्डू बनाने का, तो अवश्य है कि आप लड्डू बनाते बनाते क्या करेंगे, कुछ लड्डू खा लेंगे क्योंकि आपका मन करेगा। तो जो प्रोडक्ट निकला वो कम निकला, हमने सोचा भाई हमने तो 1 किलो दिया था, कहाँ गए, तो जरूर कुछ गड़बड़ है। तो ये क्या होगी, कितना आप कैपेसिटी है आपकी वो आप ले लेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट निकलेगा। तो ऐसे सेल का भी स्थिरांक होता है, कुछ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है क्योंकि सेल भी धातु का बना है, चालकता सेल। तो ये इसका स्थिरांक कहलाता है जी स्टार, सेल स्थिरांक, विच इज इक्वल टू L अपॉन A, वो उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए पर डिपेंड करता है। तो ये ज्ञात कर लेते हैं हम। फिर उसके बाद प्रतिरोध हमें ज्ञात हो जाएगा। प्रतिरोध कैसे ज्ञात होगा, सबसे पहले यहां पर हमने जी स्टार ज्ञात कर लिया यानी सेल स्थिरांक। अब हम प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, बिकॉज R1 R4 इक्वल टू R2 R3, सो वी नो R2 इक्वल टू, R2 का प्रतिरोध ज्ञात करना है, R2 इक्वल टू R1 R4 अपॉन A3, इधर आ जाएगा R3। इस फॉर्मूले से हम R2 का ज्ञात कर लेंगे। अब देखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा जिसमें दो प्रतिरोध R3 व R3 और R4, एक परिवर्तनीय प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध परिवर्तित होता रहता है। क्यों, ये और ये बराबर होने चाहिए इस और इसके।
ये तो हमने फिक्स करा ना कितना, इसमें से कुछ विद्युत धारा G स्टार के रूप में चली जाएगी, सेल स्थिरांक के रूप में चली जाएगी, इसलिए वो क्या होता है, प्रतिनीय है। लेकिन हमें पता रहता है कितना है। R1 एवं एक अज्ञात प्रतिरोध वाली R2 चालकता सेल होती है। इसमें एक दोलित्र ओसिलेटर जिसे हम कहते हैं वो लगा होता है तथा P एक संसूचक है। और जब संसूचक में कोई भी विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती तो ये बैलेंस दिखाई देता है, जीरो पर इसकी स्थिति होती है, संतुलित होता है। इन परिस्थितियों में अज्ञात प्रतिरोध R2 बराबर R1 R4 अपॉन R3 बता दें आपको कैसे निकलना है। और ये हमने प्रतिरोध भी निकाल दिया, सेल स्थिरांक, दो चीज हमें ज्ञात हो गई है बच्चों। प्यारे विद्यार्थियों, हमें दो चीजें ज्ञात हो गई जो हमें चाहिए थी। अब एक बार सेल में उपस्थित विलयन का स्थिरांक तथा प्रतिरोध ज्ञात होने पर विलयन की चालकता K बराबर G स्टार अपॉन R, तीसरा जो इंपोर्टेंट सूत्र है ये हमारा द्वारा ज्ञात की जाती है चालकता, और बस यह तो ये क्या हो जाएगी, चालकता G स्टार में भाग दे देंगे R का, तो हमारी चालकता निकल जाएगी, आयनिक विलयन की चालकता ज्ञात हो जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों से ध्यान से देखें, अब हम थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं कि चालकता व मोलर चालकता में क्या संबंध है। ये तो चालकता थी, अब हम मोलर चालकता की बात कर सकते हैं। मोलर चालकता क्या होती है, किसी विलयन के निश्चित आयतन में एक मोल पदार्थ जब घुला हो तो वह उसकी मोलर चालकता कहलाती है। एक मोल वैद्युत द्वारा प्रसारित या दिखाई गई, प्रदर्शित की गई चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। और वो चालकता से किस प्रकार संबंधित होती है, ये है डेल्टा या लैम्डा m मोलर चालकता बराबर K अपॉन C। ये क्या है, चालकता है, ये मोलर चालकता है, और C सांद्रता, यानी चालकता में सांद्रता का भाग दे देंगे तो उसकी मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी। कई बार इसमें न्यूमेरिकल भी आ जाता है और संबंध भी आ जाता है एक नंबर का, इसलिए आपके लिए यहाँ पे बीच में दे दिया गया मोलर चालकता और चालकता में संबंध। मोलर चालकता बराबर चालकता बटे सांद्रता के रूप में याद आप रखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा एक टॉपिक इसका भाग है ख, कि सांद्रता के साथ साथ मोलर चालकता और चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। सांद्रता के साथ चालकता तथा मोलर चालकता में क्या संबंध है, क्या परिवर्तन होता है। तो इस प्रश्न देखिए, आप चालकता में परिवर्तन क्या होगा, चाहे दुर्बल हो चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो, इनके लिए सांद्रता घटाने पर चालकता हमेशा घटती है। इतना आप याद रखेंगे, सांद्रता घटाने पर चालकता घटती है। इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन घटाने पर चालकता घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या कम हो जाती है। माने पहले 1 लीटर में 100 आयन थे, हमने उसमें पानी डाल दिया तो क्या हो जाएगा, 1 लीटर में उसमें से हम 1 लीटर लेंगे तो 1 लीटर में केवल 60-70 ही, जितनी मात्रा में हम उसमें तनु करेंगे उतनी मात्रा में उसमें आयन रह जाएंगे, यानी कम हो जाएंगे और चालकता कम हो जाएगी। दूसरी है जो मोलर चालकता, ये वैद्युत प्रबल और दुर्बल वैद्युत एक समान होती है, घटती है। लेकिन मोलर चालकता में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, मोलर चालकता बराबर K अपॉन AL विच इज इक्वल टू C। C के लिए हम K और A और L कर रहे हैं, कितनी दूरी पर है ये और इसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या है। L बराबर 1 है और A बराबर V है। आयतन यानी अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल V ले लिया हमने विलयन का, और A ले ले L, 1 मीटर दूरी पर रख दी, तो तब डेल्टा M बराबर यानी मोलर चालकता बराबर K इंटू V, यानी चालकता गुणा आयतन, इतना संबंध रखना है। अब प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए तनुकरण करने पर चालकता, मोलर चालकता धीरे धीरे बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, इसका कारण आना चाहिए। मोलर चालकता बराबर सीमांत मोलर चालकता माइनस A C का हाफ पावर, या मोलर चालकता और सांद्रता के बीच, सांद्रता की पावर 1/2 के बीच एक ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा हमें प्राप्त हो पा रही है। अतः आयनन यहाँ पर बढ़ता है तनुकरण करने पर, विशेषकर किसका, प्रबल वैद्युत अपघट्य का। दुर्बल वैद्युत अपघट्य की बात करेंगे तो तनुकरण करने पर तीव्रता से मोलर चालकता तीव्रता से बढ़ती है, और विशेषकर अल्प चालकता के समीप यानी सीमांत मोलर चालकता के नजदीक जैसे हम गुजरेंगे
तो तब क्या होगा, तीव्रता से ये बढ़ जाएगी, चालकता अंतिम चालकता को दिखा देगी। उसके बाद एक सांद्रता ऐसी आएगी, उसके बाद वो चालकता को दिखाएगा नहीं। उससे पहले वाली चालकता उसे हम सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था। अब दुर्बल वैद्युत अपघट्टों के लिए सीमांत मोलर चालकता भी है। सीमांत मोलर चालकता क्या कही, ऐसी सांद्रता जिसके बाद चालकता नहीं दिखाता विलयन, उस आयतन को, उस चालकता को, उस अंतिम आयतन पर, तनुकरण के अंतिम आयतन पर उस चालकता को सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। आ जाता कई बार सीमांत मोलर चालकता आप क्या समझते हैं, तो वह मोलर चालकता जिसके पश्चात तनुकरण करने पर वह विलयन चालकता खो देता है, इतनी कम सांद्र हो जाती है, उसे सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। और इसका निर्धारण कॉल-लाउस आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कॉल-लाउस नियम द्वारा किया जाता है। क्या है कॉल-लाउस का नियम, अनंत तनुता पर, यानी लास्ट डाइल्यूशन, उसके बाद हम डाइल्यूशन करेंगे तो चालकता नहीं दिखा देंगे। तो अनंत तनुता पर किसी वैद्युत घटक की सीमांत मोलर चालकता E(m⁻0) उसके धनायन व ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर होता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे दे रहे हैं सीमांत मोलर यानी लैम्डा m⁻0, यानी सीमांत लगा दिया मोलर चालकता का, तो सीमांत मोलर चालकता क्या है, सीमांत मोलर चालकता इस प्रकार है। NaCl की सीमांत मोलर चालकता कितने बराबर होगी, लैम्डा 0, यानी सीमांत मोलर चालकता Na की और सीमांत मोलर चालकता Cl की के योग के बराबर होती है। और कॉल-लाउस नियम का अनुप्रयोग है कि सीमांत मोलर चालकता के निर्धारण में हम कॉल-लाउस नियम का अनुप्रयोग करते हैं। और दूसरा आयनन वियोजन, जिसे हम कहेंगे वियोजन से आयनन होगा, आयनन की मात्रा का ज्ञान करने के लिए, निर्धारण करने के लिए हम कॉल-लाउस के नियम का अनुप्रयोग यानी प्रयोग करते हैं। थैंक यू विद्यार्थियों, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू दर्शकगण। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को बार बार देखें। धन्यवाद।